नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी भावक अध्यापक अध्यापिकाओं का, भाई बहन का इंकलाब जिंदाबाद। स्वागत है दोस्तों, अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों बात करेंगे संस्कृत के सब्जेक्ट की बात करेंगे। दोस्तों संस्कृत की बात करेंगे, आपके सिलेबस के अनुसार बात करेंगे। व्याकरण प्लस पेडागॉजी का कंसेप्ट है दोस्तों। टारगेट 30 में 30 है, क्योंकि चाहे हिंदी की बात करें, संस्कृत की बात करें, लैंग्वेज ऐसा होता है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं दोस्तों। तैयारी कीजिए, क्योंकि यह बचपन से पढ़ते आते हैं, ग्रामर बचपन से पढ़ते आते हैं। लेकिन एक पेडागॉजी शिक्षण शास्त्र एक ऐसा टॉपिक होता है दोस्तों, जहाँ पर आपका सिलेक्शन टिका होता है। यानी सिलेक्शन का नाम शिक्षण शास्त्र है। यानी शिक्षण शास्त्र अच्छे से तैयारी कर लिया, सिलेक्शन पक्का है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका 19वीं क्लास है दोस्तों। इसके पिछले क्लासेस देखना चाहते हैं तो आई बटन पे, आई कार्ड पे लिंक आएगा, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। और पीडीएफ फाइल नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम में जरूर सर्च करें, जायसवाल कोचिंग सेंटर, आपको मिल जाएगा। बेहतरीन तैयारी के साथ पहला प्रश्न आ चुका है दोस्तों। लाजवाब प्रश्न है। प्रश्न ये पूछा जा रहा है आपका कि पद शिक्षणस्य कस्मिन् विधौ प्रश्नाय व्याकरण संबंधित भवन्ति। यानी जो आपका पद शिक्षण है दोस्तों, ठीक है, क्या दिया गया है? पद शिक्षणस्य कस्मिन् विधौ प्रश्नाय व्याकरण संबंधित भवन्ति। देखिए जो पद शिक्षण होता है, कौन सी विधि आपकी व्याकरण से संबंधित रहती है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न लाजवाब है, यानी कि आप लोग समझ सकते हैं जब प्रश्न लाजवाब होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दंडान्वय विधि होगा। जो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है आपका, ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन पे आपका दंडान्वय विधि होगा, जो आपका राइट आंसर है। सभी लोग नोट कर लेंगे ये प्रश्न कि पद शिक्षणस्य कस्मिन् विधौ प्रश्नाय व्याकरण संबंधित भवन्ति। तो पद शिक्षण जो होता है दोस्तों, वह होता है आपका, कौन सा होता है, कौन सा काव्य होता है, वह होता है दंडान्वय विधि। दंडान्वय विधि प्रश्नाय व्याकरण संबंधित भवत, दंडान्वय विधि राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी मित्रों को, सभी शिक्षक अध्यापिकाओं का, सभी भाई बहनों का, सभी गृहिणियों का, आप लोग बहुत ही मेहनत तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। प्रश्न यह है कि सामाजिक दृष्टिकोणेन शिक्षाय प्रमुखम उद्देश्यम वर्तते। दोस्तों सामाजिक दृष्टि से जो है शिक्षकों का प्रमुख शिक्षक में या शिक्षा यानी शिक्षा में प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, सामाजिक दृष्टि हमें देखना है। ठीक है, सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, धनार्जनम होता है, व्यवसायिक शिक्षा प्रदानम होता है, अवकाश सदुपयोगम होगा, या मानव जीवन सर्वांगीण विकास होगा। दोस्तों समाज की दृष्टि से शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है मानवीय जीवन सर्वांगीण विकास, यानी मानव जीवन का सर्वांगीण विकास करना। तो राइट ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न आ चुका है। जय हिंद दोस्तों, लाजवाब प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिए होंगे दोस्तों। प्रश्न यह है, कंठस्था तु या विद्या कस्याय शिक्षण पद्धताय मूल स्रोतो अस्ति। यानी कि कंठस्था तु, कंठस्थ करने में जो विद्या कस्याय शिक्षण पद्धति, कौन सी शिक्षण की पद्धति का मूल स्रोत होता है दोस्तों? तो कंठस्थ करना जो विद्या होती है, उसके शिक्षण पद्धति जो मूल स्रोत होते हैं कंठस्थ करने का, वह होता है पाठशाला पद्धति दोस्तों। कंठस्था तु या विद्या पाठशाला पद्धति, पाठशाला शिक्षण पद्धति मूल स्रोतो अस्ति, पाठशाला पद्धति हो जाएगा, यानी राइट ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। और अगला प्रश्न लाजवाब है दोस्तों, लाजवाब है। सिलेक्शन की दृष्टि से सभी संभावित प्रश्न हैं, ये आपके रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न ये है। प्रश्न है, अधोक्त विद्याय कठिन निवारण विधि इति नामना प्रसिद्धा। इन सभी में से अधोलिखित विधि, इन सभी विधियों में से कठिन निवारण विधि का नाम से प्रसिद्ध है। कठिन निवारण विधि इति नामना प्रसिद्ध है, किस नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों? उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि, एतेत्रयी। तो ज़्यादातर ऑप्शन जो उपरोक्त सभी होता है वही चांसेज होता है, 80% वही होता है दोस्तों। तो इन सभी जो कठिन निवारण की विधि जो है आपकी प्रसिद्ध है, उद्बोधन विधि भी प्रसिद्ध है, प्रवचन विधि भी है और स्पष्टीकरण भी है। तो एतेत्रयी हो जाएगा, यानी कि राइट ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। ये तीनों आपके हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न यह दोस्तों, उच्चारण शिक्षणे अनुवाचन प्रश्नोत्तर कठिन निवारण दीनाम च सोपानम अवसरे शिक्षकेण कह विधि अनुसरणीय है। राइट आंसर जाइए जान लेंगे। प्रश्न यह पूछा गया दोस्तों कि उच्चारण शिक्षण के जो अनुवाचन प्रश्न होते हैं, कठिन निवारण दीनाम च सोपान के अवसर के समय
शिक्षकेण कह विधि कौन जो शिक्षक होता है, शिक्षकेण कह विधि अनुसरण, कौन सी विधि के द्वारा अनुसरण किया जाता है दोस्तों? उच्च शिक्षण के समय, अनुवाचन के समय, प्रश्नोत्तर, कठिन निवारण और सोपान के अवसर जो होते हैं, कौन सी विधि का अनुसरण किया जाता है? कौन से शिक्षण विधि का अनुसरण किया जाता है? क्या वह प्रश्नोत्तर विधि है, व्यवहार विधि है, अनुकरण विधि है या परिष्कार विधि है? तो दोस्तों आपकी जो परिष्कार विधि होती है वही शिक्षण विधि का अनुसरण किया जाता है, जिसमें उच्चारण शिक्षण होता है, अनुवाचन, प्रश्नोत्तर कठिन होते हैं उनका निवारण करना, सोपान अवसर के समय जो आपका शिक्षण विधि अनुसरण की जाती है वह होती है परिष्कार विधि, यानी राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं स्क्रीन पर है दोस्तों। प्रश्न क्या है? शिक्षण विधि नाम समीकरणे शिक्षा स्तरस्य उन्नतिकरणे च सहायकम भवति। देखिए दोस्तों, शिक्षण विधि नाम समीकरणे, शिक्षक विधियों को जो समीकरण होते हैं, शिक्षा स्तरस्य उन्नतिकरण, शिक्षा के स्तर को उन्नतिकरण करने और उसके सहायक कौन होते हैं? देखिए शिक्षण विधि नाम, शिक्षण के विधि समीकरण शिक्षा स्तर को उन्नत करने और उसका सहायक करने का कौन होता है भैया? क्या वह पाठ्य पुस्तकम है, क्या वह मूल्यांकन है, क्या वह गृह कार्यम है, क्या वह अध्यापन है दोस्तों? तो शिक्षण विधि नाम समीकरणे शिक्षा स्तर उन्नति कारणे च सहायकम भवति, आपका क्या होता है? क्या होगा? अध्यापन नहीं होगा दोस्तों, मूल्यांकन होगा। क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन आपका मूल्यांकन होगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है, प्रश्न लाजवाब है, सभी आपके सिलेक्शन वाले प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि आपके संभावित प्रश्न है और एग्जाम पैटर्न पर प्रश्न है। जो आपका सिलेबस दिया हुआ है, आपके सिलेबस के आधार पर यहाँ प्रश्नों को लाया जाता है, क्योंकि सिलेक्शन का दूसरा नाम जायसवाल कोचिंग सेंटर है दोस्तों। प्रश्न यह है, छात्राणाम गृह कार्यस्य मूल्यांकनम भवतिम शक्नोति। छात्रों के गृह कार्य का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं दोस्तों? छात्रों के गृह कार्य का जो मूल्यांकन होता है, क्या वह बाह्य मूल्यांकन होगा, साक्षात्कार मूल्यांकन होगा, आंतरिक मूल्यांकन होगा या संभाषण मूल्यांकन होगा? दोस्तों छात्रों में गृह कार्य का मूल्यांकन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? आंतरिक मूल्यांकन के द्वारा कर सकते हैं, यानी राइट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। सलाका परीक्षा भवती, जो सलाका परीक्षा होती कैसी होती है? मौखिक के अंतर्गत होती है, लिखित अंतर्गत होती है, उभय अंतर्गत होती है या प्रश्नांतर्गत होती है दोस्तों? जो सलाका परीक्षा होती है वह आपके मौखिक अंतर्गत कहलाती है, मौखिका अंतर्गत गता हो जाएगा, यानी राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, छात्राणाम दैनिक कार्याणाम सर्वसाम परीक्षाणाम चा मूल्यांकनम भवति। छात्रों के दैनिक कार्य के सभी जो परीक्षण होते हैं वो मूल्यांकन होते हैं, कैसे किया जाता है? तो वह सतत मूल्यांकन द्वारा किया जाता है, नहीं राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। और यह प्रश्न मैं 2-3 आपके क्लास में लाया हूँ, जो भी 2-3 रिपीटेड हुआ है यह प्रश्न, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। यह प्रश्न आपके सी टेट यूपी टेट में पूछा गया है, वर्ग 1-2 में पूछा गया है, तो वर्ग 3 में ऑलरेडी पूछा ही जाना है दोस्तों, चांसेज बहुत ज़्यादा हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृते मौखिक परीक्षाएं कस्य कौशलस्य मूल्यांकनम कर्तुम न शक्यते। देखिए दोस्तों, संस्कृत की जो मौखिक परीक्षा होती है, कस्य यानी कौन से कौशल का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, संस्कृत मौखिक परीक्षा में जो है आपके श्रवण कौशल का मूल्यांकन होता है, पठन कौशल का होता है और भाषण कौशल का होता है। लेकिन मौखिक का जब भी बात आती है, मौखिक और लिखित का ये क्या है दोस्तों? मौखिक और लिखित की लड़ाई समझ लीजिए, बॉन्डिंग नहीं बन पाती, क्योंकि मौखिकता होती यानी मुख से बोलना, मौखिक परीक्षा यानी मुख से बोलना, तो लेखन वाला लेखन आ जाए, समझ लीजिए ये आपका अपोजिट वर्ड कहलाएगा। तो कौन सा होगा कि मौखिक परीक्षा कस्य कौशल से मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं? तो मौखिक परीक्षा में तो है आपका लेखन कौशल का मूल्यांकन नहीं होगा, तो राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं दोस्तों। आप लोग बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर संस्कृत शिक्षण शास्त्र में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि भाषा हम समझ नहीं पाते हैं, अर्थ निकाल नहीं पाते हैं कि आखिर क्या पूछा क्या गया है। और अर्थ निकालना, भाषा समझना, जब ज़्यादातर क्लासेज लेंगे, सभी क्लासेज लेंगे, डेली क्लासेज लेंगे, तो अच्छे तरीके से आएगा, और अच्छे तरीके से आएगा, सिलेक्शन बहुत ही जल्द होगा और सिलेक्शन बहुत ही सरलतापूर्वक होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शिक्षा क्षेत्रीय उपचार इति शब्दस्य को अर्थ है। देखिए शिक्षा क्षेत्र का उपचार करना, जो उपचार है शब्द, इसका अर्थ क्या होता है? शिक्षा के क्षेत्र में उपचार करना, जो ये उपचार शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? क्या वह अधिगमन होगा, क्या वह अवबोधनम होगा, क्या वह सर्वविधि दोषाणाम निराकरणम होगा या आपका संप्रेषणम होगा? तो जब भी उपचार की बात आती है, उपचार मतलब क्या होता है? सर्वविधि दोषाणाम निराकरणम। देखिए शिक्षा क्षेत्र की बात की गई है, तो इसलिए सर्वविधि यानी सभी विधियों के दोषों का निराकरण करना दोस्तों, सर्वविधि दोषाणाम, सभी विधियों का दोषों का निराकरण करना ही शिक्षा क्षेत्र का उपचार, इसका अर्थ यही होगा, यानी राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
और अगला प्रश्न लाजवाब है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न को दोस्तों, कि दृश्य साधना नाम सर्वोत्तम साधनम वर्तते, यानी दृश्य साधन का सर्वोत्तम साधन कौन सा माना जाता है दोस्तों। तो दृश्य साधन का सर्वोत्तम साधन, क्या वह पुस्तकम है, क्या वह नाटक है, क्या वह चलचित्र है, क्या वह श्याम फलकम है दोस्तों। तो सभी लोग जानते हैं, प्रश्न रिपीट हुआ है कि दृश्य साधनम सर्वोत्तम साधनम वर्ते, श्याम फलकम हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद कतमे वर्षे आंतरिक मूल्यांकन सर्वोपरि बलम दत्तम। दोस्तों जो आपका शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद है वह कौन से वर्ष में आंतरिक मूल्यांकन पर जो है सर्वोपरि, ठीक है, बलम दत्तम, यानी सबसे ज़्यादा बल दिया गया है आपके शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के द्वारा कौन से वर्ष में दिया गया है। तो काफ़ी सारे यहाँ पे कन्फ्यूजन दोस्तों, काफ़ी सारे बुक में अलग अलग सन दिए हैं, लेकिन जो हमने खोजा, जो हमें सही लगा दोस्तों कि ये वाकई में सही आंसर है। आपका अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद कौन से वर्ष में आंतरिक मूल्यांकन के सर्वोपरि बल देता है, वह आपका सन 1975 है। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट के द्वारा बता सकते हैं कि आप लोग इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि बहुत से बुक में, बहुत से कहीं भी आप खोजेंगे अलग अलग सन दिए हैं, इसलिए इस प्रश्न पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा कम पूछा जाता है, लेकिन प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न आप और हम ये नहीं जानते कि कौन सा प्रश्न आना है, 100% नहीं जानते, लेकिन संभावित प्रश्न जरूर हो सकता है। प्रश्न यह कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजनाएं कदा संगठिता अभवत। दोस्तों देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना है वह कब आपका संगठित किया गया था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना कदा संगठिता अभवत, 1948, 1950, 1966, 1968। किस वर्ष में हुआ है आप लोग सर्च करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यक्रम योजना जो संगठित कब किया गया है आप लोग सर्च करें, खोजें दोस्तों, इसका कौन सा वर्ष है आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना का कदा संगठिता अभवत, कब संगठित हुआ था, कौन से वर्ष में। 4 ऑप्शन है, इन 4 में से कौन सा सही है आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, छात्राणाम भाव प्रकाश नश्य शक्ति विकास है भवती। छात्रों में जो है भाव प्रकाश शक्ति का विकास होता है, किसके द्वारा होता है, वाद विवाद विधि के द्वारा, पारायण विधि के द्वारा, प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा, आपके पाठशाला विधि के द्वारा। दोस्तों छात्रों में भाव प्रकाश नश्य शक्ति का विकास होता है आपके वाद विवाद विधि द्वारा होता है, वाद विवाद विधिना द्वारा होता है, यानी राइट ऑप्शन ही हो जाएगा। अब बात आती है दोस्तों, आपके व्याकरण के प्रश्न ले रहे हैं जो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं शिक्षक भर्ती में, उन प्रश्नों को यहाँ पे लाया गया है। ये भी 15-16 बेहतरीन प्रश्न हैं। लघु सिद्धांत कदी भेदाय संति। देखिए जो लघु सिद्धांत है आपका, लघु सिद्धांत कौमुदी आपने पढ़ा होगा, लेकिन लघु सिद्धांत में कितने भेद है दोस्तों, कितने भेदाय संधि है, लेकिन के लघु सिद्धांत में कितने भेदे संधि हैं, ठीक है, सप्त है, 9 है, एक है, पंचम है दोस्तों। तो लघु सिद्धांत कदी भेदाय संति, संधि के कितने भेद हैं लघु सिद्धांत में, तो 5 भेद हैं, सभी लोग नोट कर लेंगे। अगर लघु सिद्धांत में पूछा है कि संधि के कितने भेद हैं, तो आपके लघु सिद्धांत में 5 भेद होते हैं। और अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं, प्रश्न लाजवाब है कि अशुद्धम युग्म सात, जो अशुद्ध है युग्म है, हमें उन्हें यहाँ बताना है कि अशुद्ध युग्म कौन सा है। देखो दैत्य धन अरि दीर्घ संधि होगा, दैतारी होगा, मत धन एकम मतैक्यम होगा, वृद्धि संधि होगा, दिन धन ईसे दिनेश हो जाएगा, यह गुण संधि होगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आई में ए में परिवर्तित हो जाता है। अभिधन उदय बराबर अभ्युदय दिया अयादि संधि, ये आपका गलत। 4th ऑप्शन क्या है आपका अशुद्ध युग है। और आप लोग कमेंट के बताइए कि अयादि संधि यहाँ पे कौन होगा, अभिधन उदय अभ्युदय में कौन सी संधि होगी, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। 4th ऑप्शन आपकी, ये तीनों जो है आपके सत्य दिए गए हैं, 4th ऑप्शन में कौन सी संधि होगी आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इत्यादि पदे संधि वर्तते। इत्यादि पद में कौन सी संधि होती है दोस्तों, क्या वह वृद्धि संधि होगी, यण संधि होगी, अयादि संधि होगी, गुण संधि होगी दोस्तों। तो इत्यादि पद की जब भी बात की जाती है, हिंदी में कहते होंगे आदि आदि इत्यादि, ठीक है, बहुत ये शब्द आता है आपकी हिंदी में। तो इत्यादि पद की संधि कौन सी होती है, तो यहाँ पर आपका यण संधि हो जाएगी, ठीक है, सभी लोग नोट कर लेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम सभी मित्रों को। और नोट्स पीडीएफ फाइल टेलीग्राम में जरूर सर्च करें दोस्तों, क्योंकि शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन फ्री पीडीएफ फाइल नोट्स, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं दोस्तों। जय हिंद सभी मित्रों को। प्रौढ़ पदे संधि साथ, जो भी प्रौढ़ पद है, ठीक है, प्रौढ़ावस्था बात आती है बाल विकास शिक्षण शास्त्र में, वही आपका जो
प्रौढ़ पद होता है यह किस संधि के साथ या किस संधि या कौन सी संधि बोला जा सकता है? तो प्रौढ़ में आपका कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। सभी लोग नोट कर लेंगे। प्रौढ़ पद में कौन सी संधि साथ? प्रौढ़ पदे संधि साथ वृद्धि संधि हो जाएगा, यानी राइट ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या है कि विद्याभ्यासय पदे संधि वर्ते, विद्याभ्यासय पद में संधि कौन सी होगी दोस्तों? सभी लोग कमेंट करेंगे। विद्याभ्यासय, तो विद्या धन अभ्यास है, आ परिवर्तित के बड़ा आ में परिवर्तित हो जाए तो सभी लोग जानते हैं दीर्घ स्वर संधि होगा, यानी पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? ने धन आनम पदे संधि होगी। देखिए ने मतलब ए और आ मिलके कौन सा परिवर्तित हो जाता है? सभी लोग जानते हैं नैनम हो जाएगा। ठीक है, ने धन अनम बराबर ये सब आदि संधि के हैं आपके। ठीक है, ने धन अनम, पवन हो गया, ठीक है, नयन हो गया, ये सभी आपके कौन से आयादी संधि के उदाहरण। तो राइट ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं कि प्रेजते पदस्य संधि साथ, प्रेजते जो पद दिया गया है, ठीक है, प्रेजते होता है, तो प्रेजते पद में कौन सी संधि होंगे? क्या वह पूर्व संधि है? क्या यह यण संधि है? पर रूपय संधि है? हल संधि है? दोस्तों कौन सी संधि होगी? तो प्रेजते पद में आपकी पर रूपय संधि होगी। कौन सी होगी? पर रूपय संधि होगी। सभी लोग नोट कर लेंगे। जय हिंद। सभी मित्रों को वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, टीचर्स फैमिली है दोस्तों। प्रश्न अगला है कि हरे ओ पदे संधि साथ, हरे ओ जब ये आ वाला आता है दोस्तों तो ये आ कौन सी संधि का होता है? सभी लोग जानते हैं हरे ओ पद जो होता है आपका पूर्व संधि आएगा। सभी लोग नोट कर लेंगे कौन सी संधि आएगी आपके यहाँ पर? पूर्व संधि होगी। विसर्ग संधि सभी लोग जानते हैं कि जब भी आ आता है, ठीक है, आ में परिवर्तित होता है, ये विसर्ग का आपका विसर्ग संधि का चिन्ह है। और तो हरे और जो ये पद है आपका पूर्व हुई होगा, पूर्व संधि कहलाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न लाजवाब होने वाले हैं दोस्तों कि श्रीमान कुत्र गच्छति रेखांकित पदे प्रत्ययम भवति। रेखांकित कहाँ पर गया है? श्रीमान कुत्र गच्छति, यानी श्रीमान आप कहाँ जा रहे हैं? तो श्रीमान जो शब्द है इसमें इस पद में प्रत्यय कौन सा है? कतवत प्रत्यय है, सानच है, मतुप है या तल है दोस्तों? तो जब भी श्रीमान की बात आती है तो श्रीमान पद में जो प्रत्यय होगा वह होगा मतुप प्रत्यय होगा, यानी राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि सम सनम स्यात्। देखिए सम सनम स्यात्, सम सनम को क्या बोला जाएगा? संधि बोला जाएगा, प्रत्यय बोला जाएगा, समास बोला जाएगा, कारक बोला जाएगा। तो सम सनम क्या स्यात् मतलब क्या बोला जाएगा? तो सम सनम यानी कि समास को बोला जाएगा। ठीक है, सम सनम किसको बोला जाता है? समास को बोला जाता है। और अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि हरिहरौ पदि समासौ वर्तते। हरिहरौ जो पद है इस पद में समास कौन सा होगा? अव्ययी भाव होगा, द्वंद्व होगा, द्विगु होगा, तत्पुरुष समास होगा। दोस्तों जब भी बात हरिहरौ, जब दोनों पद प्रधान होते वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। जब पर आपका पहला पद संख्यावाची होता वहाँ आपका द्विगु समास होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हरिहरौ है, हरि और हरव ये दोनों पद आपके प्रधान हैं तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, द्वा द्वा दो बार आया है तो समझ लीजिएगा दोनों पद प्रधान के आपका सूचक है द्वंद्व समास। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न यह है दोस्तों कि पंचम गंगम पदे समासो वर्ते। देखिए पंचम गंगम जो पद दिया गया है इस पद में समास कौन सा होगा? तो पंचम गंगम यानी 5 गंगों का यहाँ पे बताया गया है। तो पंचम गंगम यानी कि सभी लोग जानते हैं यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे? द्विगु समास लगाएंगे, क्योंकि संख्यावाचक आएगा, पंच शब्द दिया है लेकिन द्विगु ऑप्शन ही नहीं है तो क्या लगाएंगे? तो पंचम गंगम पदे समासो वर्ते अव्ययी भाव समास हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? पंचम पात्रम पदे समासो वर्ते। देखिए पंचम गंगम में तो आपका अव्ययी भाव हुआ, अगर पंचम पात्रम दे दिया, पंचम पात्रम दे दिया और आपका द्विगु समास ऑप्शन में नहीं है तो आप लोग कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? पंचम पात्रम पद में समास क्या हो जाएगा आपका? फिर यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी राइट ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निर्धनम पदे समासो वर्तते। देखिए निर्धम पद में जो होता है समास कौन सा होगा? ठीक है, तो निर्धन पद में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव होगा, तत्पुरुष होगा, बहुब्रीहि होगा, द्वंद्व होगा। तो निर्धनम पद में समास जो होगा वह अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, निर्धनम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न यह है अपवित्र पदे समासो वर्ते। जो अपवित्र पद है इस पद में समास कौन सा हो सकता है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो अपवित्र पद जो होगा इस पद में जो समास होगा, देखिए ना तो आपका बहुब्रीहि समास है, ना आपका द्वंद्व है, ना ही द्विगु है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन कहलाएगा। ठीक है ना, मैं चला जाएगा, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न लाजवाब है दोस्तों कि महाराजय नीलोत्पलम पदे समासो वर्तते। महाराजय
नीलोत्पलम पद समासः वर्ते। देखिए नीलोत्पलम पद में कौन सा समास होगा? द्वंद्व, द्विगु, नंद, कर्मधारय। तो महाराजय नीलोत्पलम, देखिए नीला है, नीलोत्पलम दिया है लेकिन महाराजय शब्द दे दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका कर्मधारय समास आ जाएगा। ठीक है, ना तो द्वंद्व होगा ना ही द्विगु होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। महाराजय नीलोत्पलम पद समासः वर्तते, कर्मधारय समासो वर्तते, यानी राइट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। और ये क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों? शिक्षक भर्ती में नंबर 1 है, क्योंकि आपके सिलेबस के आधार पर, आपके प्रश्नों के आधार पर, सिलेबस को सिलेक्शन में ध्यान रखकर ही सभी प्रश्नों को लाया जाता है। और यह प्रश्न सेलेक्ट करने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। और इस मेहनत को सपोर्ट करने के लिए और लाइक शेयर जरूर करते रहें दोस्तों। सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी भावक अध्यापिकाओं, सभी भाई बहनों का मेरा तहे दिल से नमन है दोस्तों, क्योंकि आप लोग भावी अध्यापक हैं और भावी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं। तो सभी शिक्षकों शिक्षिकाओं को जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। धन्यवाद सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।